हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज से हम एक न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम हिंदी लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी पढ़ेंगे और हम हिंदी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पटवारी हो गया, एसआई हो गया, सभी में हिंदी पूछी जाती है। पीएससी हो गया, तो सभी एग्ज़ाम के लिए आपको ये लेक्चर बहुत ही काम आएगा। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भाषा, बोली और लिपि। आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम हिंदी का विकास पढ़ेंगे, हिंदी का इतिहास पढ़ेंगे, मतलब लाइन से हम पूरी हिंदी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है भाषा। हम यहाँ समझते हैं कि भाषा क्या है। भाषा क्या है, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है वह संस्कृत के भाष्य धातु से हुई है। यानी कि जो भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो संस्कृत के भाष्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना या अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को व्यक्त करना, जिसका अर्थ होता है व्यक्त करना, है ना। तो इस प्रकार भाषा एक ऐसा वाचिक माध्यम यानी कि व्यक्त करने का माध्यम है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। इसे देखो, अपने विचारों को व्यक्त करता, और इसे लिखने के लिए हम देखो, जो भाषा है उसे लिखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं, तथा इसे बोलने के लिए हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं, है ना। तो समझ में आया ना आप लोगों को कि जो भाषा है वह एक अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, और इसे लिखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं, तथा इसे बोलने के लिए हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, जैसे हिंदी एक भाषा है और संस्कृत एक भाषा है, स्पेनिश एक भाषा है। चलिए आगे देखते हैं। अब है भाषा की विशेषता, है ना। तो भाषा की विशेषता देखेंगे। भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनि का समूह है। तो भाषा क्या है, तो भाषा जो एक है वह ध्वनि का समूह है। भाषा प्रतीकात्मकवाद होती है, यानी कि भाषा का ध्वनि चिन्ह होता है। अभी हमने यहाँ देखा कि भाषा एक ध्वनि का समूह है और ध्वनियों का चिन्ह होता है, जिसे हम लिखते हैं, है ना। भाषा कैसी है, भाषा परिवर्तनशील होती है ना। भाषा की भौगोलिक सीमा होती है, मतलब कि भाषा जो होती है वो एक भौगोलिक सीमा के अंदर बोली जाती है। जैसे हमारे भारत के बहुत से भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। और भाषा अर्जनशील है ना। भाषा अर्जनशील है, यानी कि जैसे बचपन से अगर हम किसी हिंदी भाषी देश में हैं, तो बचपन से ही हमें हिंदी भाषा आने लगेगी, यानी वो चीज़ हमने अर्जित की है ना। तो भाषा क्या है, भाषा अर्जनशील है। भाषा का मानक, देखो, जो भाषा होती है उसका मानक एक व्याकरण होता है और उसका साहित्य होता है। जैसे हिंदी भाषा है, उसका एक व्याकरण भी है और उसका साहित्य भी होता है, साहित्य भी है, यानी कि जो भाषा होती है उसका एक व्याकरण और साहित्य होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाषा के अवयव, यानी कि कंपोनेंट्स, है ना। तो भाषा जो है वह ध्वनि, शब्द, वाक्य एवं अर्थ, ये सब क्या है, तो ये सब भाषा के अवयव हैं। चलिए तो आप देखते हैं कि ध्वनि क्या है। अभी हमने इसके अवयव देखे, जिसमें ध्वनि होता है, शब्द होता है, वाक्य होता है ना। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब ध्वनि क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह ध्वनि है, जिसका उच्चारण संभव है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। देखो,
यहाँ समझते हैं। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ध्वनि है। और ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं, तो ध्वनि के जो लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, है ना। अब हम देखेंगे शब्द। हमने देख लिया कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, है ना। अब शब्द क्या है, तो वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। यानी कि जो वर्ण होते, जैसे ये का, मा, ये का क्या है, यह एक वर्ण है। और जब हमने ये वर्णों का मेल कर दिया तो इसका एक अर्थ निकल रहा है। जैसे भोजन क्या है, भोजन का एक अर्थ निकल रहा है ना। तो क्या है कि वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकलता है। जैसे कमल, भोजन, कानपुर और राकेश, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, है ना। अब आके देखते हैं वाक्य क्या होता है। अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलाकर किसी अर्थ का ज्ञात कराते हैं, है ना। अभी हमने देखा कि ध्वनि क्या है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है ना। और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। फिर हमने देखा शब्द क्या है, तो वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। जैसे का, मा, ला, ये अलग अलग अगर हम देखेंगे तो ये एक वर्ण है, लेकिन जब हमने इनको मिला दिया तो कमल एक अर्थ निकल रहा है ना। अब हमने वाक्य देखा अनेक शब्दों के। अभी हमने देख लिया कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब हम क्या, अनेक जब हम शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञात कराते हैं। जैसे अब जो ये है सब, घूमने, अगर अलग अलग देखें तो घूमना क्या है, घूमना एक शब्द है, लेकिन जब हमने पूरे शब्दों को मिला दिया यानी कि सब घूमने जाते हैं, तो इसका एक अर्थ निकलता है कि सब घूमने जाते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये वाक्य हो गया। जब हम सभी शब्दों को मिला देंगे तो उसका एक वह वाक्य बन जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या देखेंगे, लिपि। अब लिपि क्या होती है, तो ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है ना। मतलब कि जो ध्वनियों को हम लिखेंगे तो उसके लिए जो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे अब आगे देखते हैं। हिंदी एक संस्कृत भाषा की लिपि, देखो दो है। हिंदी एक संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरिक है। शायद यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ एवं है ना, यहाँ एवं है। यानी कि हिंदी एवं संस्कृत भाषा की जो लिपि है वह देवनागरिक है ना। अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है वो लैटिन है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, तो उर्दू भाषा की लिपि जो है वह फारसी है। अब देखिए, अब संसार में 4 प्रकार की मूल लिपियाँ या परिवार है ना। तो कौन कौन सी मूल लिपियाँ 4 प्रकार की या परिवार हैं, तो एक तो चित्र लिपि है ना। दूसरा भाव मूलक लिपि है। तीसरा ध्वन्यात्मक लिपि है। और चौथा वर्णिक लिपि है ना। हिंदी जो है, हिंदी देवनागरिक लिपि है। और देखो ये याद रखना, हिंदी क्या है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है क्या है, तो हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरिक है। और ये ध्वन्यात्मक लिपि है, ध्वन्यात्मक लिपि है। और अंग्रेजी जो है वो लैटिन लिपि है। और ये वर्णिक लिपि है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम विभाषा या उपभाषा क्या होती है ना। तो किसी भाषा विशेष की एक शाखा या विशिष्ट रूप जिसका एक निश्चित भूभाग, आधा अधूरा व्याकरण और लोक साहित्य होता है। यानी कि विभाषा और उपभाषा क्या है, जो किसी मतलब
कि जिसका कोई निश्चित भूभाग हो, यानी कि कोई निश्चित भूभाग में बोली जाती हो, है ना, उसका आधा अधूरा व्याकरण और लोक साहित्य हो, है ना। जैसे क्या है, जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा क्या है, ये हमारे यूपी साइड, हाँ, उत्तर प्रदेश साइड बोली जाती है। बुंदेलखंड साइड बोली जाती है, और अवधी, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब विभाषा है। अब आगे देखते हैं बोली क्या होती है। तो बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का मानक व्याकरण होता है और मानक नहीं, अच्छा, यहाँ जो बोली है उसका व्याकरण और साहित्य नहीं होता है। अभी हमने देखा था जो विभाषा या उपभाषा होती है उसका आधा अधूरा व्याकरण और साहित्य होता है, लेकिन जो बोली होती है उसका कोई व्याकरण नहीं होता, उसका कोई साहित्य नहीं होता, और यह सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। उदाहरण है जैसे बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, मालवी, ये सब क्या है, तो ये सब बोलियां हैं। बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है, बघेली अपने पूर्वी क्षेत्र ये बघेलखंड में बोली जाती है, निमाड़ी जो है नीमच खरगोन साइड बोली जाती है, और मालवी ये मालवा साइड में बोली जाती है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब भाषा और बोली में अंतर। भाषा देखो, भाषा जो होती है तो भाषा में व्याकरण होता है और साहित्य होता है, किंतु बोली में व्याकरण नहीं होता है। भाषा की लिपि होती है, बोली की कोई लिपि नहीं होती है। भाषा विस्तृत होती है, यानी कि भाषा जो है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है ना, किंतु जो बोली होती है वो क्षेत्रीय होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बोली जाती है ना। उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोली बोलते हैं। अब आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, तो किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक यानी कि बहुत सारे लोगों के द्वारा, किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, जो एक राष्ट्र की भावात्मक एकता को अभिव्यक्त करती है ना। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी ही भारत की संपर्क भाषा भी है। मतलब कि हमारे भारत में बहुत बड़े क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है ना। तो चलिए अब देखते हैं राज्यभाषा क्या होती है। सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद, न्याय के कार्यकलापों और अन्य सरकारी कार्यों हेतु उपयोग की जाने वाली भाषा को राज्यभाषा बोलते हैं। यानी कि जो भी भाषा सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे राज्यभाषा बोलते हैं। अब संपर्क भाषा क्या होती है, ऐसी भाषा जो दो विभिन्न भाषीय क्षेत्रों के मध्य संपर्क सूत्र का कार्य करती हो उसे संपर्क भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आज का छोटा सा ये सेशन था, इसे यहीं ख़त्म करते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि अगर मुझसे कोई मतलब कि कोई गलती हो गई हो सेशन में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी बहुत अच्छे से, है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं।